हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इक्वल वेक्टर से। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं हम लोग? इक्वल वेक्टर से, कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। तो बेटा इक्वल वेक्टर की अगर बात की जाए तो कोई भी चीज़ इक्वल क्या होती है, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें आपके पास में, वो इक्वल कब कही जाती है? वो इक्वल तब कही जाती है जब दोनों एज इट इज यानी कि सेम टू सेम हो। और वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो देखो मान लिया जाए हमारे पास में दो वेक्टर्स है। कैसे हैं कि मान लीजिए भाई एक वेक्टर आपके पास में है ए वेक्टर जो कि कुछ इस तरह से है, और दूसरा वेक्टर है आपका ये है आपका बी वेक्टर। अब देखिए दोनों की पोजीशन अलग अलग हैं, दोनों वेक्टर्स भी अलग अलग हैं। दोनों वेक्टर्स भी क्या है आपके अलग अलग जगह पर है, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमें सेम दिख रही है। दूसरी चीज, इसके एरो की डायरेक्शन और इसके एरो की डायरेक्शन सेम दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इक्वल होने के लिए जो कंडीशन है आपकी वो क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो दो वेक्टर आपके तभी सेम होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा? सेम हो। डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, यानी कि डायरेक्शन भी क्या हो? इक्वल हो। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर से। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से। ठीक है ना, जो भी आपका वेक्टर है वो, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप। तो ए कैप से हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, तो ए कैप की डायरेक्शन जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? बी कैप के इक्वल, यानी कि दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज मैग्नीट्यूड सेम, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपके पास में? दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसा मान के चलो कि जैसे हमारे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक पर एक व्यक्ति ने एक फोर्स लगाया है, मान लीजिए 10 न्यूटन का। अब ये चलना शुरू नहीं किया, तभी एक दूसरा बंदा और आया और उसने भी फोर्स लगा दिया इस पर, कितना? इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। ठीक है, पहले ने लगाया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में और दूसरे ने भी लगाया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये फोर्स आपका F1 वेक्टर है और ये फोर्स क्या है? F2 वेक्टर। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है हमको, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। दूसरी बात, दोनों की डायरेक्शन भी क्या दिख रही है? सेम। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर है। हम लोग क्या कहेंगे कि F1 और F2 दोनों ही क्या है? इक्वल वेक्टर है। रीजन क्या है? कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हो गया हमारे इक्वल वेक्टर। तो अब देखते हैं हम लोग अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर कब होंगे? इक्वलिटी की कंडीशन हमने देख ली कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो अनइक्वल वेक्टर्स कब कहे जाएंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए तो बच्चों अभी हो गया अपना अनइक्वल वेक्टर। तो भैया दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, वो अनइक्वल कब कहे जाएंगे? ठीक है, इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज सेम नहीं हुई तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे के अनइक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या है? या तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, या फिर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो, या फिर दोनों का न तो मैग्नीट्यूड सेम हो और न ही डायरेक्शन सेम हो। तो दो वेक्टर्स अनइक्वल कब कहे जाएंगे? व्हेन मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? दूसरा ले लेते हैं व्हेन डायरेक्शन
इज नॉट सेम। और भैया तीसरा क्या हो जाएगा आपका, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट सेम, दोनों ही क्या हो, सेम नहीं हो। तो पहले में क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो, कि मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास में, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। ऐसे कैसे, ऐसे समझ लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक पर मान लीजिए एक आदमी क्या कर रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, एक आदमी ने इस तरह से इस पर क्या किया, फोर्स लगाया। मान लीजिए ये जो फोर्स इसने लगाया है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक जो है आपका मोशन में नहीं आया, तो एक दूसरा बंदा और आया, ठीक है ना, और वो दूसरा बंदा भी क्या आके इस पर फोर्स लगाने लग गया। मान लीजिए दूसरा बंदा यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है ना, और इसने यहाँ पर फोर्स लगाया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो लगा आपका, छोटा वाला फोर्स, ये लगा उसने 5 न्यूटन का, छोटा लड़का आ गया और उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो है क्या यहाँ पर, देखिए एक फोर्स जो इस पर लगा वो कितने का लगा, 10 न्यूटन का, और जो दूसरा फोर्स इस पर लगा वो कितना लगा, 5 न्यूटन का। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 5 न्यूटन। तो ये दोनों ही वेक्टर्स जो होंगे यहाँ पर, सपोज ये आपका F1 वेक्टर है और ये क्या है, F2 वेक्टर, तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और उनकी डायरेक्शन सेम है, इन दैट केस वो क्या होंगे आपके, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। दूसरा केस ले लेते हैं कि भैया डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो उसको भी कुछ ऐसे समझ लो कि भैया एक आदमी आया, ठीक है ना, और उसने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया ऐसे, ये फोर्स जो है आपका 10 न्यूटन का है, ये फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का। अब दूसरा आदमी आया, इसने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है ना, ये फोर्स जो है आपका क्या है, ये भी 10 न्यूटन का। यानी कि इस वाले ब्लॉक की अगर बात करें, इसको मैं कुछ यहां पर बना देता हूं आपका, ठीक है ना, इस वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो पहले वाले ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन कुछ इस डायरेक्शन में, और इधर से जो आदमी है उसने फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में, और वो भी क्या है आपका 10 न्यूटन, वो भी क्या है 10 न्यूटन। अब देखिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। दोनों फोर्सेस जो है, इसको F1 ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, F2, ठीक है ना। तो ये F1 और F2 वेक्टर जो हमें दिख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, 10 न्यूटन इसका भी है और 10 न्यूटन इसका भी है, लेकिन भैया इसकी डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल है और इसकी डायरेक्शन कुछ न कुछ एंगल पर है, यानी कि इंक्लाइंड है। इस कंडीशन में भी यहाँ पर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशंस तो आपकी फुलफिल हो गई। अब देख लेते हैं थर्ड वाली कंडीशन। तो थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है कि न तो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और न ही उनकी डायरेक्शन सेम। थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है आपकी कि उनका न तो मैग्नीट्यूड सेम है और न ही उनकी डायरेक्शन सेम है, न मैग्नीट्यूड सेम है और न ही उसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसको ऐसे मान लो भैया कि ये एक आदमी आया और इसने फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये फोर्स जो है मान लो आपका 15 न्यूटन है, कितना है, 15 न्यूटन है। और इस तरफ से एक दूसरा आदमी आया, उसने फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, वो है आपका 10 न्यूटन। तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका इस तरह से लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग कुछ यहाँ से ऐसे देखते हैं कि भैया 15 न्यूटन का फोर्स इस ओर से लग रहा है, सिमिलरली इस साइड से आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये आपका F1 वेक्टर है
और ये आपका क्या है F2 वेक्टर। इस कंडीशन में भी दोनों जो है आपके इक्वल नहीं होंगे, यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो दो वेक्टर्स आपके अनइक्वल वेक्टर होंगे यदि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो, यदि उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, और यदि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम नहीं हो। तो ये आपकी कंडीशंस है अनइक्वल वेक्टर के लिए। अगला हम लोग देखते हैं अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेक्स्ट है अपना हाँ, तो भैया थर्ड है अपना नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं इसको, या फिर अपोजिट वेक्टर। अगला क्या है, नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। तो भैया दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट कब कहलाएंगे, इसकी क्या कंडीशन होती है। अपोजिट या नेगेटिव, अपोजिट का मतलब क्या है, उल्टा। नेगेटिव मतलब जो है उसका जस्ट रिवर्स वाला, यानी कि जो पॉजिटिव गिवन अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, उसकी अपोजिट साइन का होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो भैया मान लो कि हमारे पास में क्या है, कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वेक्टर को रिप्रेजेंट हमने कुछ इस तरह से किया है, ठीक है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया है कि ये अपना ए वेक्टर हो गया, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका टेल एंड है, और ये इसका हेड एंड है। और इसी के पैरेलल इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक और वेक्टर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक और वेक्टर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये है अपना बी वेक्टर। अब दोनों की लेंथ हमें सेम दिख रही है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम दिख रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ए की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी कि जस्ट पहले वाले की रिवर्स डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इस केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, कि आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो नेगेटिव वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, देखिए। हाँ तो बच्चों अभी अपना नेक्स्ट वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, उनको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अब पैरेलल वेक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है, देखिए वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, डायरेक्शन शुड बी, डायरेक्शन शुड बी सेम। अब मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं भी हो तो भी वो एक दूसरे के पैरेलल तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्शन भी सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। और इक्वल वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है अपने पास में ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब देखिए दोनों की लेंथ अलग अलग है, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ क्या है, इतनी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या दिख रही है हमको, सेम दिख रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, ठीक है ना। इस केस में ये दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। और पैरेलल होने पर हमने क्या कहा कि डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और एक्चुअल में अगर बात करें तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। यानी कि पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी आपके पास में कि ए कैप शुड बी इक्वल टू बी कैप,
यानी कि ए कैप और बी कैप क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। और डायरेक्शन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ए कैप और बी कैप क्या हो जाना चाहिए, आपका इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में, दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे अगर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। ठीक है, पैरेलल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा वो देखिए। अब एंटी पैरेलल में क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल्स कब कहलाएंगे, जब उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। एक दूसरे के अपोजिट होने में वो क्या है, लाइंस जो हम लोग बनाएंगे वो तो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या है, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट ऑफ ईच अदर, अपोजिट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या होगा, जैसे एक वेक्टर अपना ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है अपने पास में जस्ट इसके पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, अलग हो गई, यानी कि उसकी जस्ट अपोजिट हो गई। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ए कैप शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ बी कैप। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, अलग अलग। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ए कैप शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी कैप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब नेक्स्ट वेक्टर क्या रहेगा अपना, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना, कोप्लेनर वेक्टर क्या होंगे आपके, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में होंगे। अगर देखिए कोई भी दो फ्री वेक्टर्स हैं आपके, तो हमेशा क्या होते हैं, सेम प्लेन में रहते ही रहते हैं। जैसे ये बात करें कि हमारे पास में क्या व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, इसमें अगर हम लोग देखें कोई भी वेक्टर्स बनाए तो वो क्या रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा। चाहे मैं ये वेक्टर बना दूं, चाहे ये वेक्टर बना दूं, चाहे ये वेक्टर बना दूं। देखिए ये तीनों वेक्टर्स क्या है, इस एक ही प्लेन में बने हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लेकिन कोई एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, जैसे मान लीजिए वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो इस वाले प्लेन में नहीं होगा। तो ये अगर मान लीजिए 1 2 3, तो ये और एक चौथा वेक्टर जो है मैंने इस तरह से बाहर की साइड में बना दिया। ठीक है ना, तो वो चौथा वेक्टर जो है इनके साथ कोप्लेनर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्लेन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और दो फ्री वेक्टर्स तो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसा समझोगे यार, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये। अब इनको चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, इन दोनों को मिलाते हुए एक प्लेन हमेशा बन सकता है। जैसे ये बन गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये बन गया, ठीक है ना, ऐसे रखा तो इस डायरेक्शन में ये बन गया, ऐसे रखा तो इस डायरेक्शन में ये बन गया। मतलब इनको मिलाते हुए दो अगर फ्री वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। लेकिन दो की जगह तीन आ गए तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसको कैसे समझे, ऐसे समझो, 1 2 और ये 3। अब देखिए फिलहाल वाली कंडीशन में ये तीनों वेक्टर्स जो है कोप्लेनर नहीं है, दो तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगी, ये दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे आपके, ठीक है ना, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। लेकिन तीनों एक साथ कोप्लेनर नहीं है। तीनों एक साथ कोप्लेनर होने के लिए क्या है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 3 वेक्टर्स यहां पर क्या लेंगे, मिनिमम हम लोग 3 वेक्टर्स लेंगे। दो तो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। 3 वेक्टर्स आर मोर देन 3 vectors are called coplanar if they are exist in same plane। अगर वो क्या है, आपके सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इन दैट केस वो क्या हो जाएंगे, आपकी कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, जिससे कि नाम से हमें स्पष्ट हो जाता है, कोलीनियर वेक्टर क्या हो जाएंगे, जो एक ही लाइन के अलोंग हो। ठीक है ना, तो कोलीनियर वेक्टर क्या होंगे वो देखिए।
सातवां क्या होगा अपना, को लीनियर वेक्टर्स। हाँ तो भैया को लीनियर वेक्टर्स क्या होगा, सपोज हमने एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है ना, और इस पर हमने दो वेक्टर बना दिए भाई, एक तो ये है जो कि ए वेक्टर है आपका, ठीक है, ओ से लेके ए पॉइंट तक, और दूसरा है हमारे पास में पी से लेके क्यू पॉइंट तक, दैट इज बी वेक्टर। अब दोनों का देर मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोनों को, तो दोनों ही क्या है, सेम लाइन के अलोंग है, दोनों ही क्या है आपके सेम लाइन के अलोंग है, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, और ये आपका ए वेक्टर जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, को लीनियर वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स क्या हो जाते हैं अपने, को लीनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है अपना, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, ठीक है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और जिसकी बात हम लोग बार बार कहेंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है, और वो है आपका क्या, तो यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो देखिए यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है इसका 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, यानी कि यूनिट, और इसके साथ में रहती है इट कंटेन्स अ डायरेक्शन, कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक वेक्टर। अब कौन सा स्पेसिफिक वेक्टर, ये वो वेक्टर होता है जिसका ये यूनिट वेक्टर होता है। कौन सा स्पेसिफिक वेक्टर, वो वेक्टर जिसका ये यूनिट वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन को कंटेन करके चलता है, उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, कंटेन करके चलता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर को अब हम लोग समझेंगे कैसे। यूनिट वेक्टर को समझते हैं कुछ इस तरह से, देखिए यूनिट वेक्टर में है क्या, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास में, 1 यूनिट होता है। उसको किसी भी चीज़ के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करो, हमें वही वैल्यू या वही क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन इसमें चूंकि एक डायरेक्शन साथ में चलती है, तो वो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उस मैग्नीट्यूड के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो सीटी है, ए और बी, भाई इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, वो मान लीजिए हम लोग कितना मान लेते हैं, 5000 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5000 मीटर। तो हमने क्या किया, हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें या इस वेक्टर की बात करें, तो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, 5000 मीटर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। तो ये हमारे पास में ए बी वेक्टर हो गया। हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर लिया जो जिसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी तक, और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ए से बी तक। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 1, तो 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी, 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी, दैट इज द यूनिट वेक्टर। तो एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड कितना है यूनिट वेक्टर का, 1। डायरेक्शन इसमें है कहां से, ए से लेके बी तक। तो मैं इसी ए बी वेक्टर को अगर लिखना चाहूं, ए बी वेक्टर को, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5000 इंटू 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5000 मीटर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। तो हमने एक्चुअल में यहां पर लिखा किस फॉर्म में है, हमने लिखा है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। एक्चुअल में इस यूनिट वेक्टर का 5000 टाइम्स जो है, इस यूनिट वेक्टर का 5000 टाइम्स क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में। तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ में जब मल्टीप्लाई किया तो हमें कंप्लीट वेक्टर मिल गया, क्या, ए बी वेक्टर। क्या मिल गया, ए बी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से अपना यूनिट वेक्टर जो है वो यूज आता है डायरेक्शन में। तो 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किसका, ए बी वेक्टर का। किसका है, ए बी वेक्टर का। तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ वेक्टर
which is used to represent the direction of a given vector and its magnitude is always यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, और ये हमेशा क्या करता है, किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ वेक्टर whose magnitude is unit and it represents the direction of that given vector। उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर है तो उसको लिखने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाता है a, और उसकी डायरेक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, a कैप से। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है बेटा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर b है तो b कैप, c है तो c कैप। तो एक्चुअल में यहाँ पर a वेक्टर एक वेक्टर है, a जो है उसका मैग्नीट्यूड है, और a कैप क्या है, a कैप है हमारे पास में यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, a कैप जो है वो क्या होगा आपके पास में, कोई भी गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर, या इसी को लिखेंगे a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, क्योंकि मॉड ऑफ a या तो इस तरह से लिखा जाता है, या मैग्नीट्यूड जो है आपका इस तरह से या फिर ऐसे लिखा जाता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, उस वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर दे, उस चीज़ को डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब देखिए, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को मानते हैं या तो 1D होता है, 2D होता है, या फिर 3D होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में x, y और z 3 तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हम लोग जानते हैं, और उन्हीं की फॉर्म में हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x, y और z डायरेक्शन जो हमारे पास में होती है, सपोज हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है ना, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में x, y और z। तो भैया x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो i कैप क्या है, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है ना। j कैप जो है वो क्या होगा आपके पास में, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और k कैप जो है वो क्या होगा आपका, ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ठीक है ना। तो तीनों एक्सिस के अलोंग जो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। और किसी भी वेक्टर को हम लोग इन्हीं की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा बुक में, जैसे कोई a वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि हमें अगर ऑरिजिन से पॉइंट A तक पहुंचना है, ऐसा मान लो इसको, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, ऐसा मान लो कि हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, स्पेस में किसी एक पॉइंट तक जाना है जो कि A पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हमें A पॉइंट तक जाना है, और इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2, 3, 4 है। तो जो अपना A पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OA वेक्टर, और A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके 2, 3, 4। यानी कि अगर हमें ओरिजिन से A पॉइंट पर जाना है तो हमें x एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट
डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, देन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके बाद में जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 4 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ए वेक्टर या फिर ओ ए वेक्टर की बात करें तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाना है। अब भैया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कितना मैग्नीट्यूड ट्रेवल करना है भैया? 2 यूनिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? 2i कैप। क्या लिखेंगे? 2i कैप। फिर हम लोग जा रहे हैं y एक्सिस की डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड ट्रेवल करना है? 3 यूनिट का। ठीक है, तो 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड ट्रेवल किया भैया कौन सी डायरेक्शन में? y एक्सिस की डायरेक्शन में। और y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपका? j कैप। फिर हम जा रहे हैं 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने, कौन सी डायरेक्शन में? z एक्सिस की। और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास में? k कैप। तो हमारे पास में जो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट A का, दैट इज OA वेक्टर, और OA वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस तरह से हमारे पास में क्या है, कोई भी वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि अगर हमें तीनों एक्सिस जो है उनके डायरेक्शन में क्या पता है, यूनिट वेक्टर पता है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग एक और वेक्टर, लास्ट वाला, दैट इज नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर देख लेते हैं हम लोग। नौवा, ठीक है, नाइन्थ जो है अपना, नाइन्थ जो है दैट इज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर भैया। अच्छा, इसको हम लोग नल वेक्टर से या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया। इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है? 0, और डायरेक्शन जो है इसकी क्या होती है? आर्बिट्री होती है। ठीक है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन ये ले सकता है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन ये ले सकता है, और ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट साइज का होता है। किस साइज का होता है? पॉइंट साइज का। अब भैया पॉइंट की क्या डायरेक्शन बताओगे? पॉइंट की कोई डायरेक्शन बताना संभव नहीं है, उसकी डायरेक्शन रैंडम होती है, कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन वो ले सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी? स्पेसिफिक रहेगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं नल वेक्टर की, तो नल वेक्टर आपका कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाता है? जीरो वेक्टर। ठीक है ना, ये